इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 17 के बारे में और चैप्टर 17 बताएगा फॉरेस्ट्स के बारे में। और फॉरेस्ट हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है उसके बारे में। पहले हम लोग जानेंगे कि फॉरेस्ट में क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग विज़िट करेंगे इस बुक के माध्यम से, इस बुक के मीडियम से हम लोग विज़िट करेंगे फॉरेस्ट को। वहाँ पे अलग अलग टाइप का चीज़ों को देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्राउन कैनोपी, है ना, क्राउन और कैनोपीज़ क्या होता है, अंडर स्टोरी क्या होता है। और फिर धीरे धीरे हम लोग जानेंगे कि फॉरेस्ट का क्या रोल है हमारे लाइफ में, ह्यूमस डिकम्पोजर्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक दिन की बात है, शाम के समय में बूझो एक बड़े आदमी के साथ बूढ़े आदमी के साथ पार्क गया और पार्क जाने के बाद उस बूढ़े आदमी को अपने दोस्तों से मिलवाया। उस बूढ़े आदमी का नाम था प्रोफेसर अहमद। प्रोफेसर अहमद एक साइंटिस्ट थे जो एक यूनिवर्सिटी में काम करते थे। चिल्ड्रंस को प्रोफेसर अहमद के साथ खेलने में मज़ा आ रहा था और वो फिर खेलते खेलते एक जगह पे जाके एक बेंच पे जाके बैठ गए। ठीक है, अब जो प्रोफेसर अहमद थे वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में जो गोल्डन जुबली हुआ था उनके टाउन में, उसके कारण वो थक चुके थे। कुछ समय के बाद जो चिल्ड्रन है वो भी खेल कूद के थक के आके वहाँ पे आके बैठ गए और वो जानना चाहते थे प्रोफेसर अहमद से इस गोल्डन जुबली के बारे में। प्रोफेसर अहमद ने फिर बताया कल्चरल प्रोग्राम के बारे में, फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ। और फिर एक ऐसा प्लान बना था जहाँ पर कि एक फैक्ट्री सेटअप किया जाएगा एक एरिया में जहाँ पे पहले फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट को काट करके वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप किया जाएगा शहर के थोड़ा सा दूर में, यानी कि शहर के बाहर में। ठीक है, अब इससे क्या होता, इससे ये होता कि जो पॉपुलेशन है शहर का उसको जॉब मिलता। तो चिल्ड्रन को, जो बच्चे थे, उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ कि वो सोचे कि प्रोफेसर अहमद जब प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं इस आइडिया के ख़िलाफ़ थे कि फॉरेस्ट को काट के हम लोग एक फैक्ट्री सेटअप करेंगे, तो जो बच्चे थे उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा ऐसा क्यों, तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो ग्रीन लंग्स, जो हमारा बॉडी में लंग्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वही रोल जो फॉरेस्ट है वो प्ले करता है हमारे नेचर में। और साथ ही साथ वो वाटर को प्यूरिफाई भी करता है नेचुरल तरीके से। अब प्रोफेसर अहमद को ये समझ में आया कि बच्चे लोग कभी फॉरेस्ट गए नहीं हैं, तो उन्होंने बच्चे लोगों के साथ बोला कि चलो हम लोग एक फ़ॉरेस्ट में घूम के आते हैं। तो बच्चे लोग बोले कि हाँ हाँ चलिए चलिए मज़ा आएगा। ठीक है, तो एक संडे मॉर्निंग में जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो कुछ कुछ चीज़ ले लिए, जैसे कि एक नाइफ़ ले लिया गया, एक हैंड में लेंस ले लिया गया, जो आप देखते हो लेंस है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास। फिर एक स्टिक ले लिया गया, एक नोटबुक ले लिया गया और साथ में प्रोफेसर अहमद के साथ में वो लोग काफ़ी दूर दूर अंदर घुस गए फॉरेस्ट के। अब अंदर घुसने के साथ ही उन्होंने एक बच्चे को देखा, छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था तीबू। तीबू जो था वो आप ही लोग के इतना बड़ा था, क्लास 7 में ही पढ़ता था वो लोग भी। ठीक है, वो शहर से सटे हुए गांव में रहता था और वो जो तीबू था वो अपने जो उनका गाय था, बकरी था, है ना, उसको वो खाना खिलाने के लिए, घास चराने के लिए अपनी आंट के साथ, अपनी चाची के साथ वो आया हुआ था। वो बहुत तेज़ था, दौड़ता बहुत तेज़ था। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा एजाइल था, यानी फुर्ती उसमें बहुत ज़्यादा थी। जब वो बच्चे को देखा तो टीबू जो है वो भी साथ में चलने लगा और उनकी जो ऑन्ट है, जो चाची थी उनके साथ में, वो दूसरे रास्ते में चली गई। अब दोनों जो है बिछड़ चुके थे। ठीक है, जैसे ही वो लोग फॉरेस्ट घुसे, टीबू जो है अपना हैंड उठाया और सिग्नल दिया कि सबको कि आप लोग शांत हो जाओ, धीरे धीरे चलो, क्योंकि अगर आप लोग नॉइज़ करोगे, अगर आप लोग चिल्लाओगे तो एनिमल्स जो हैं फॉरेस्ट में, जैसे कि अलग अलग एनिमल्स, एनिमल्स है, जैसे कि हाथी हुआ, है ना, अलग अलग फॉक्स वगैरह, वो सब डिस्टर्ब हो सकते हैं और आप पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद टीबू जो है वो एक गाइड के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा था क्योंकि वो जानता था सब कुछ। तो वो लोग को एक ऐसा जगह ले गया जहाँ पर एक, जैसे यहाँ पर अगर वो आ गया तो उसको पूरा फॉरेस्ट यहाँ से दिख जाता। तो ऐसे ही वो लोग उनको एक जगह पर ले गए, ठीक है, जो कि थोड़ा ऊपर था। अब चिल्ड्रन लोग, बच्चे लोग वहाँ गए तो
वो लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। जैसे कि अगर आप यहाँ जाओगे तो क्या आपको यहाँ का लैंड दिखेगा, तो इसलिए यहाँ का वो लैंड देख ही नहीं पा रहे थे, बस खाली पेड़ 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 पौधा। ऐसा वो लोग कभी ज़िंदगी में देखे ही नहीं थे, बच्चे लोग कभी ऐसा देखा ही नहीं था ज़िंदगी में, ठीक है। अब जो उन लोगों को बस ट्री टॉप दिख रहा था, ठीक है। अब जो फॉरेस्ट का कवर है, जैसे कि देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कवर दिख रहा है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, लेकिन इस एरिया में कहीं कहीं पत्थर है, कहीं कहीं नदी है, ठीक है, इस प्रकार का था। तो जो बच्चे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और जो इन्वायरमेंट था वो बहुत शांति भरा था, क्योंकि आपके घर में जब आप रहते हो, या जब आप स्कूल में रहते हो, जब आप रास्ते पे रहते हो, तो मतलब जाते हो, तो हमेशा बाइक चलते रहता है ना, फैक्ट्री का आवाज़, बाइक का आवाज़, लोगों का आवाज़। लेकिन यहाँ पर इन्वायरमेंट एकदम शांत था और बहुत ठंडा ठंडा हवा बह रहा था। इससे बच्चे लोग बहुत ज़्यादा फ्रेश थे और बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। अब उन्होंने सुना एक बर्ड्स का साउंड, चिड़ियों का आवाज़ सुना, और वो बहुत अच्छा आवाज़ था, ठीक है। अब टीबू जो है उनको तो उसको तो पता ही था, क्योंकि वो तो जानता था, वो तो वहीं रहता था और वो यहाँ आते रहता था, ठीक है। अब जब बंदर लोगों ने देखा कि कुछ कुछ बच्चे वहाँ पर थे, तो बंदर फटाफट आकर के पेड़ के टहनियों पर, जैसे यहाँ पर है, आके फटाक से देखने लगे। आप देखोगे कभी बंदर को अगर देखे होगे, मंकी को, तो वो ऐसा ही करता है, ठीक है। अब एनिमल्स जो है वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि कोई हम पर हमला ना कर दे, और वो दूसरे एनिमल्स को बताता है कि देखो, ये इंसान को हम लोगों ने देखा नहीं था कभी पहले, ये यहाँ पर आया है, तो हो सकता है कुछ ये कारनामा कर दे, ठीक है। तो टीबू जो है वो बोला कि यहाँ पर सिर्फ बंदर ही नहीं, और भी अलग अलग टाइप का एनिमल्स होता है, जैसे कि बोर होता है, बिसन होता है, ठीक है, जैकल्स होता है। देखो, सबका मतलब आपको पता है, बट आप एक काम करना, आप गूगल में सबका फ़ोटो देखना, ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगा। सबसे पहले बोर का फ़ोटो देखना, फिर बाइसन का देखना, जैकल्स का देखना, प्रोक्यूपाइन, एलिफेंट्स, इन सब का फ़ोटो देखना। तो प्रोफेसर अहमद भी उन लोग के साथ में थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आप लोग फॉरेस्ट के ज़्यादा अंदर मत जाओ, वरना वहाँ पर खतरनाक जानवर हो सकते हैं, खतरनाक सांप हो सकता है, जिसके कारण आपको मुश्किल हो सकती है। बूझो और पहेली को ये याद आया, क्योंकि उन्होंने पहले फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था कि फॉरेस्ट जो है वो एक एग्जाम्पल होता है हैबिटेट का, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो अलग अलग जानवर और अलग अलग प्लांट्स को कैसे जगह देता है। हम लोगों ने देखा कि कुछ कुछ एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो जहाँ पर वो लोग बच्चे जा रहे थे, वो लैंड, जैसे हमने बताया, एकदम सीधा नहीं था। कहीं पर पहाड़ था, छोटा छोटा हिल्स था, कहीं पर नदियाँ थी, कहीं पर पेड़ पौधे नहीं थे, कहीं पर बस पत्थर था, ठीक है, इस प्रकार से अनइवन था, और बहुत सारे वहाँ पर पेड़ पौधे भी थे। अब टीबू जो वहाँ पे रहता था, उन्होंने बताया अलग अलग पेड़ के बारे में। आप लोग गूगल सर्च करो, जैसे कि साल, टीक, सीमल, शीशम, नीम, पलास, है ना, खैर, आंवला, बेम्बू, इस सब के बारे में। ये देखो, ये हो गया नीम का पेड़, और नीम का जो पत्ती होता है ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इंसानों के लिए। तो आप अपने दादाजी, नाना, नानी, जो भी है, पापा, आंटी, मम्मा, जो भी है, सबसे पूछो कि नीम का पत्ता क्या है, नीम के पत्ते में इतना खासियत, ठीक है। फिर ये देखो शीशम का पेड़ है, ये देखो आप सीमल का पेड़ है ना, सीमल का पेड़ का लकड़ी बनता है, अच्छा अच्छा। उसके बाद ये देखो आप बैम्बू है, यानी कि बांस है, ठीक है। और जो बाकी बचा, जैसे पलास हो गया, खैर हो गया, इन सब का आप गूगल सर्च करके फ़ोटो देखो और इसके बारे में जानो। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि अलग अलग टाइप के पेड़ होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा था, श्रब्स, हर्ब्स, ग्रासेस होते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है। जो फॉरेस्ट का फ्लोर होता है, यानी कि जो ज़मीन होता है फॉरेस्ट का, उसमें भी ट्री होता है, वो छोटा छोटा ट्री होता है, और वहाँ पे बहुत सारे घास होते हैं, उसमें क्रीपर्स होता है, क्लाइंबर्स होता है। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स हम लोगों ने क्लास 6 में जाना था, है ना। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स क्या करता है, दूसरे पेड़ पे, जैसे ये बैम्बू है, तो इस पे ऐसे 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 लपेट करके ये चढ़ जाता है, ठीक है। अब जो नीचे, जैसे कि यहाँ पर अगर पेड़ है, ठीक है, और अगर ये ज़मीन है, यहाँ पर घास है छोटा छोटा, तो और ये वाला पेड़ है हमारा, ये पेड़ है, तो जो सन का रेज़ है ना, जो सन का रेज़ है, वो ज़मीन तक बहुत कम आता है, या ना के बराबर आता है। इसलिए फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डार्क भी था। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, आपके घरों में जितना भी चीज़ है, उनमें से कुछ कुछ चीज़ों को आप देखो, उसको ऑब्ज़र्व करो और पता करो कि ये
फॉरेस्ट से बना है या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो बेड है जो प्लाईवुड का बना हुआ है, फ्यूल वुड जो कभी कभी ठंडे महीने में आप जला के उससे आग सेकते हो, ठीक है। बॉक्स बना होता है, फर्नीचर अलग अलग बना होता है। तो इस प्रकार से चीज़ें जो है वो फॉरेस्ट से बनी हुई होती हैं। और आप फिर उसको यहाँ पे जो दिया हुआ है, जैसे कि क्या चीज़ बना होता है कौन से प्लांट से। एग्जाम्पल के तौर पे बबूल से गम मिलता है, ऐसे ही कोई और 2-3 प्लांट का नाम बताओ जिससे कि गम मिलता हो, है ना। फिर टिम्बर यानी कि लकड़ी किससे मिलता है। मेडिसिनल प्लांट जैसे हमने बताया नीम था। ऑयल किससे मिलता है, सैंडलवुड, मस्टर्ड, ठीक है। इस प्रकार से आप उसको कर सकते हो। अब शीला जो थी साथ में गई हुई थी, वो सोचा कि इतना सारा पेड़ कौन लगाया होगा। तो प्रोफेसर अहमद साहब ने बताया कि ये पेड़ कोई इंसान नहीं लगाता है बल्कि नेचर खुद ही पेड़ लगाते हैं। अब कैसे लगाते हैं कि देखो, एक अगर ये पेड़ है हमारा, मान लेते हैं आम का पेड़, तो आम का पेड़ में आम आया। आम आने के बाद क्या हुआ, ये आम नीचे गिर गया। आम नीचे गिरने के बाद जो उसका सीड्स है, जो उसका सीड है, वो सीड जा कर के सॉइल के अंदर घुस गया। अब सीड जो सॉइल के अंदर घुसा, वो धीरे धीरे बारिश और उसका फेवरेबल कंडीशन होगा तो वो जर्मिनेट हो जाएगा, यानी वो जन्म लेने लगेगा और धीरे धीरे वो सीडलिंग बनेगा। फिर सीडलिंग से वो छोटा सा पौधा बन जाएगा सैपलिंग, और फिर धीरे धीरे वो ट्री बन जाएगा, ठीक है। अब जो ट्री होता है स्टेम के ऊपर, यानी कि ये हमारा अगर ट्री है, ये अगर हमारा ट्री है तो स्टेम के ऊपर ये वाला जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्राउन, ठीक है। ये वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्राउन। और ये भी प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो ब्रांच है ट्री का, वो ऐसा लगता है जैसे कि किसी पेड़ का वो छत है, ठीक है। और वो दूसरे पेड़ों का छत के जैसा लगता है और इसको बोला जाता है कैनोपी। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, ये वाला पेड़ बहुत बड़ा था, ठीक है। इससे भी बड़ा एक पेड़ है और इसका ब्रांच जो है इसका छत के तौर पे काम कर रहा है। ये जो ब्रांचेस हैं ये इसके छत पे तौर पे काम कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया कैनोपी, ठीक है। और इस पेड़ का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इस पेड़ का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इस पेड़ का ये जो ऊपर वाला पोर्शन है स्टेम के ऊपर, उसको बोला जाता है क्राउन, ठीक है। अब प्रोफेसर अहमद ने बताया कि अलग अलग ट्राइब के ट्रीज़ का अलग अलग क्राउन होता है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस पेड़ का ऐसा क्राउन है, इस पेड़ का ऐसा गोल गोल है, ये और ज़्यादा गोल है, ठीक है। इस प्रकार से अब जो उसके नीचे वाला पार्ट होता है ना, यानी जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको बोला जाता है अंडर स्टोरीज, अंडर स्टोरी। जैसे कि ये देखो, ये नीचे वाला पार्ट है ना, इसको बोला जाता है अंडर स्टोरी। और लंबे लंबे पेड़, बड़े बड़े पेड़, वो अलग अलग टाइप का उनमें लेयर्स होता है, ठीक है। जैसे कि टॉप लेयर एक होता है, ये अगर बड़ा पेड़ है, ये जो है ये बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है। इसका एक टॉप लेयर है, इससे छोटा यहाँ पर एक पेड़ है, इससे छोटा यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है। तो इस प्रकार का लेयर बन जाता है। और ये लेयर के सबसे नीचे में होते हैं छोटे छोटे घास, ठीक है, श्रब्स, हर्ब्स, और ये सब जो है वो नीचे होता है। यानी कि जैसे यहाँ पर ये छोटे छोटे घास हो गए, छोटा सा पेड़ हो गया, है ना, ये श्रब्स और हर्ब्स और ग्रास का एग्जाम्पल था। अब बूझो पूछा कि क्या इसी प्रकार का फॉरेस्ट हम लोग हमेशा देखेंगे। तो प्रोफेसर अहमद ने कहा नहीं, क्योंकि हमारा क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग है, इसलिए हमारे पेड़ और हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो भी अलग अलग होते हैं। फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अभी जो हम लोगों ने फॉरेस्ट का बात किया वो था हमारा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। जब आप आगे के क्लासेस में जाओगे, 9, 10, 11 में जाओगे, तो आप लोग अलग अलग टाइप का फॉरेस्ट पढ़ोगे, जैसे कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, है ना, टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। इस प्रकार का अलग अलग फॉरेस्ट देखोगे। कुछ कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी थे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज को देखा जो कि छोटे छोटे श्रब्स और हर्ब्स के फ्लावर पे बैठ के इधर से उधर खेल रहे थे और फ्लटर कर रहे थे, यानी कि उड़ रहे थे, ठीक है। और उन्होंने, जो बच्चे थे, वो काफ़ी क्लोजली बुशेस यानी कि ऐसा छोटा छोटा जो पौधा बन गया ना,
ये वाला पोर्शन, ये इसको बुश बोला जाता है, ठीक है, झाड़ी जिसको बोलते हैं हिंदी में। वो झाड़ी को काफ़ी क्लोजली देख रहे थे। जैसे ही वो झाड़ी से निकलना स्टार्ट किए तो उन लोगों का जो, ये देखो, ये छोटा मोटा झाड़ी इसको बोलते हैं, बश बुशेस बोलते हैं, जो भी बोलना है, बुश बश जो भी है, ठीक है, वो बोला जाता है। उसके बाद जैसे ही ये लोग निकलना चाह रहे थे यहाँ से, उनका जो हेयर है, लड़कियों लोग का, खासकर लड़कों लोग का भी, वो जो हेयर है और जो क्लोथ्स है उसमें काफ़ी सारे सीड्स थे, और सीड जो है उस पर अटक गया, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीड जो था वो बटरफ्लाइज इधर से उधर कर रहा था, इसलिए सीड जो, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, है ना, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो वही रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स से इसको आप ये कर लो, कनेक्ट कर लो, ठीक है। उस प्रकार से उन्होंने बहुत सारा इंसेक्ट्स देखा, स्पाइडर्स देखा, स्क्विरल्स देखा, एंट्स देखा, छोटे छोटे जानवर जैसे कि रैट्स देखा, है ना, रैट्स देखा, फिर आपका कैट्स देखा, डॉग्स देखा, ठीक है। उसके बाद ट्रीज, प्लांट्स, है ना, और बहुत सारे छोटे ऐसे पत्ता भी देखा जो कि डिके हो रहा था, यानी कि वो खुद से सड़ रहा था। अब जैसे हम लोगों ने पहले बताया था कि बच्चे लोग एक नोटबुक लेकर गए थे साथ में, तो उन्होंने स्केच भी बनाना स्टार्ट कर दिया अलग अलग क्रिएचर्स का। जो फॉरेस्ट फ्लोर था वो काफ़ी काला दिखने में लग रहा था, और उसमें एक लेयर था, जो लेयर में नीचे ऊपर में, इनफैक्ट ऊपर में था सड़ा हुआ पत्ता, और उसके नीचे में था सड़ा हुआ फूल, सड़ा हुआ फ्रूट्स, सड़ा हुआ स्वीट्स, सड़ा हुआ सीड्स, और सड़ा हुआ छोटा छोटा हर्ब्स, ठीक है। और ये जो डिकेइंग, जो सड़ रहा था मैटर, जो डिकेइंग मैटर था, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें नमी था, ये काफ़ी मॉइस्ट था, और ये गर्म था। अब बच्चे ने क्या किया, कुछ कुछ सीड्स को उठा लिया और अपने पास रख लिया, ताकि वो कलेक्शन में अपना रख सके, ठीक है। अब ये जो डेड लेयर था, ये जो लेयर है, इसके ऊपर चलने पे ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग कोई स्पॉन्जी कारपेट में चल रहे हैं। तो प्रोफेसर अहमद से पूछा गया कि क्या ये डिकेइंग मैटर, ये जो सड़ रहे हैं मैटर, ये हमेशा गर्म रहते हैं? तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया कि आप एक छोटा सा एक्टिविटी कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने बताया कि आप छोटा सा गड्ढा करो, ठीक है, एकदम छोटा सा गड्ढा करो, उसमें आप वेजिटेबल वेस्ट डाल दो, और उसके ऊपर लिप्स डाल दो, और उसको कवर कर दो सॉइल से, और उसमें पानी छोड़ दो। 3 दिन के बाद आप उस ऊपर वाले जो सॉइल है उसको निकाल दो। क्या लगा आपको कि पीठ जो है, जो नीचे में गड्ढा था, वो गर्म था? तो पहेली आपको खुद समझ में आ जाएगा फिर कि ये जो छोटे छोटे जो सड़ रहे हैं मैटर्स, ये गर्म हैं या नहीं है, हमेशा वो गर्म रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो पहेली ने पूछा कि इतना सारा पेड़ है धरती पर, अगर हम कुछ पेड़ काट भी देंगे तो उससे, और फैक्ट्री बना लेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि आपने ये पढ़ा है, ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स और सेप्रोट्रॉप्स आपने भी पढ़ा है ना, क्लास 7 में ही हम लोगों ने पढ़ा था। ऑटोट्रॉप्स जो खुद का खाना बना ले, हेटरोट्रॉप्स जो खुद से खाना नहीं बना सके बल्कि दूसरों पे खाना बनाए, और सेप्रोट्रॉप्स जो डिकेइंग मैटर्स पे खाना खाए, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस करता है, फूड चैप्टर 1 में ही पढ़ा था, ठीक है। तो हर एनिमल, हर्बीवोर या कार्निवोर, हमेशा क्या करता है, वो डिपेंड होता है प्लांट पर फूड के लिए, ठीक है। अब जो व्यक्ति प्लांट पे रहेगा, फूड पे, जो ऑर्गेनिज्म प्लांट पे रहेगा, खुद खाने के लिए जिम्मेदार रहेगा प्लांट पे, अगर हम लोग प्लांट को ही ख़त्म कर देंगे तो क्या हम लोग खुद बच पाएंगे? बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। तो होता क्या है, एक चेन बन जाता है, जैसे कि ग्रास क्या था यहाँ पर, प्लांट। ग्रास को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। अगर ग्रास ही नहीं रहेगा तो इंसेक्ट किसको खाएगा? अगर इंसेक्ट नहीं रहेगा तो फ्रॉग किसको खाएगा? फ्रॉग नहीं रहेगा तो स्नेक किसको खाएगा? स्नेक नहीं रहेगा तो ईगल किसको खाएगा? इसलिए पूरा का पूरा हमारा जो फूड चेन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारे पेड़ से हमारा फूड चेन स्टार्ट होता है, और वही हमारा फंडामेंटल है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को पेड़ को नहीं काटना चाहिए। अब प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो फॉरेस्ट के फ्लोर पे जो अलग अलग सड़े हुए जो चीज़ है, जो आपका लीव्स है, मशरूम्स है, उसको आप उठा लो, ठीक है। और उसके बाद जब वो उठाया गया तो देखा गया कि इसमें बहुत सारा टाइनी छोटा छोटा इंसेक्ट्स, मिलीपेड्स, एंड्स, ये सब उसके अंदर रह रहे थे। तो बच्चों ने सोचा कि आखिर ये ऑर्गेनिजम्स यहाँ क्यों रह रहे थे? तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इन ऑर्गेनिजम्स का काम बहुत आसान है। ये क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे सड़े हुए पत्ते हैं उनको ये और सड़ाते हैं और उसको खाते हैं खुद से, ठीक है। उसमें वो अपना
हैबिटेट बना लिया जाता है, ठीक है। उस सड़े हुए पत्ते के अंदर एंट्स का, छोटे छोटे एंट का, छोटे छोटे इंसेक्ट का वहाँ पे हैबिटेट रहता है। ये तो बात छोटे छोटे जो हम लोगों को दिख जाएगा उसका हो गया। अब इससे भी छोटा छोटा ऑर्गेनिजम्स रहता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता है, जिसका काम होता है डिकम्पोज करने का, यानी कि जो डेड मैटर्स है उसको और डिकम्पोज करने का। और ये डिकम्पोजिशन होते होते उसके बाद जो डेड प्लांट्स और जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वो काला हो जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं? ह्यूमस, ठीक है। और ये जो चीज़ था इसको क्या किया गया, डेड प्लांट्स और जो डेड एनिमल टिश्यूज़ था ये बन के हो गया आखिर में अपना ह्यूमस। हम लोगों ने सॉइल प्रोफाइल में ये पढ़ा था कि ह्यूमस कहाँ रहता है, तो आप बताओ कि ह्यूमस कहाँ रहता है सॉइल प्रोफाइल में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था जिन्होंने डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट किया, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेस्ट में, क्योंकि अगर ह्यूमस नहीं होगा तो अच्छी तरीके से क्रॉप्स नहीं होगा, ठीक है। अगर ह्यूमस नहीं होगा तो पत्ते सड़ेंगे, गलेंगे नहीं। अगर ह्यूमस नहीं होगा तो उसके अंदर इंसेक्ट नहीं रह पाएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ ह्यूमस से ये पता चलता है कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में आ जाए, फिर सॉइल से वो न्यूट्रिएंट ट्रीज में चले जाए, ठीक है। अब बोला जा रहा है, एक पूछा गया क्वेश्चन कि अगर एनिमल मर जाता है फॉरेस्ट में तो क्या होता है। तो टीबू जो कि साथ में था, ठीक है, उन्होंने बताया कि जैसे ही कोई एनिमल मरता है तो सबसे पहले वल्चर्स, क्रोज, जैकल्स और इंसेक्ट्स को खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो न्यूट्रिएंट है वो साइकिल हो जाता है। जैसे बड़ा ऐसा कोई हाथी या कुछ मर गया तो अलग अलग बहुत सारा वल्चर्स आएगा, उसको खाना स्टार्ट कर देगा और उसका छोटा छोटा एकदम जरा जरा सा कुछ मीट वगैरह रह जाएगा और उसका कुछ बस हड्डी वहाँ पे रह जाएगा। इस प्रकार से जो मीट और हड्डी है उसको छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाएंगे और फिर बाद में उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब पहेली ने कहा कि प्रोफेसर अहमद आपने बताया था कि फॉरेस्ट एक ग्रीन लंग की तरह काम करता है, तो ऐसा क्यों? तो प्रोफेसर अहमद ने बताया क्योंकि प्लांट क्या करती है, आपको पता ही होगा, प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू, है ना, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में ले लेता है, ठीक है। इस प्रकार से वो इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करता है। देखो कैसे एनिमल्स ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा यानी कि रिस्पायर करके बाहर निकाल दिया। प्लांट्स ने क्या किया, इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को छोड़ दिया, मतलब ऑक्सीजन को रिस्पायर आउट कर दिया। इस प्रकार से एनिमल O2 को यूज़ कर लिया और प्लांट्स जो है वो CO2 को यूज़ कर लिया। इसलिए फॉरेस्ट को कहा जाता है लंग्स। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो फिर बच्चों ने देखा कि पेड़ के ऊपर यानी कि जो हमारा फॉरेस्ट था उसके ऊपर क्लाउड्स था, ठीक है, क्लाउड बहुत ज़्यादा बनने लगा। तो बूझो ने कहा, बूझो को याद आया कि क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था वाटर साइकिल के बारे में कि जो पत्ते हैं उनसे ट्रांसपीरेशन के थ्रू हवा जाता है, जो पानी है वो इवापोरेशन के थ्रू ऊपर उठ जाता है और फिर वहाँ पर क्लाउड बनना शुरू हो जाता है। तो प्रोफेसर अहमद से ये पूछा गया अगर पेड़ बहुत कम रहेगा तो क्या वाटर साइकिल को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो टीबू ने बताया कि अगर पेड़ नहीं रहेंगे, अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे जो कि प्लांट और एनिमल का होम है, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अफेक्टेड फील करेंगे। और प्लांट और एनिमल्स का ही होम सिर्फ फॉरेस्ट नहीं है बल्कि बहुत सारे पीपल जो लोग हैं उनका भी होम फॉरेस्ट ही है। जैसे कि बहुत सारे ट्राइब्स हैं, जैसे संथाल वगैरह हो गया, ये सब ट्राइब भी क्या करता है, फॉरेस्ट में ही रहता है और ये सब ट्राइब के लोग फॉरेस्ट पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट से हम लोगों को लकड़ी मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है, रहने का घर बना सकते हैं, वहाँ पर पानी तो मिलता ही है, साथ ही जैसे हम लोगों ने देखा नीम जो पेड़ था उससे मेडिसिन भी मिल जाता है। ट्राइब्स लोगों के पास बहुत पुराना एक मेडिसिनल टेक्नोलॉजी होता है, ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, जिससे अगर उनको कुछ जख्म वगैरह होता है तो वो लोग जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके ठीक हो जाते हैं। आप लोगों ने रामायण में देखा था ना कैसे जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और बूझो जो है एक छोटा सा नहर से, स्ट्रीम से पानी पी रहा था, तो उसने देखा कि कुछ डियर जो है वो भी यानी कि डियर हिरन्स भी जो है वो ही स्ट्रीम से पानी पी रहे थे
और जैसे ही हिरन ने उन लोगों को देखा वो डिसअपियर हो गया, वो जाके झाड़ी में घुस गया। ठीक है, अब झाड़ी में घुसने के साथ ही क्या हुआ, डियर को शेल्टर मिल गया। अब डियर को कोई देख नहीं पाएगा, और डियर को नहीं देख पाएगा तो शेर उसको खा नहीं पाएगा। इस प्रकार से फॉरेस्ट क्या करता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। अब टीबू जो है वो फॉरेस्ट फ्लोर को बहुत क्लोजली देखना स्टार्ट कर दिया, और फिर वो बोला कि उसने बताया कि ये देखो, ये वाला है किसी अलग, जैसे कि शेर का ड्रॉपिंग, ये वाला हाथी का ड्रॉपिंग, ये वाला बियर का ड्रॉपिंग। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो ये ड्रॉपिंग देख करके, यानी कि जो उनका वेस्ट है, मतलब क्या बोलें, एक्सक्रीटा से जो वेस्ट निकलता है वो जो है उसको देख के फॉरेस्ट ऑफिसर पता करते हैं कि कौन सा मतलब जो उनका लैटरिंग जो है उनका, वो से देख के वो लोग पता करते हैं कि कौन सा जानवर का ये है, जैसे कि शेर का कौन सा है ना, फिर एलिफेंट का कौन सा है, इस प्रकार से। उसके बाद उन लोगों ने नीचे और देखा, तो देखा कि बहुत सारे बीटल्स, छोटे छोटे जानवर और ग्रब्स, वो एक छोटा सा सीडलिंग को खा रहे थे, और ये सीडलिंग जो था वो हर्ब्स और श्रब्स का था। ठीक है, अब एनिमल्स जो थे वो सीड को इधर से उधर करते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, जो फॉरेस्ट है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है और वो रीजेनरेट भी कर सकता है। जो डिकेइंग एनिमल्स था, जो काउ डंग था, है ना, जो अलग अलग डंग था, जो वेस्ट था, उससे न्यूट्रिएंट्स मिलता है सीडलिंग्स को, और वो फिर से ग्रो करता है। अब ये सब सुनने के बाद बूझो ने अपना नोटबुक में लिखा, बाय हार्बरिंग ग्रेटर वेराइटी ऑफ प्लांट द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर द हर्बीवर्स। यानी कि अलग अलग वेराइटी ऑफ प्लांट होने के कारण जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, जो पेड़ के पत्तियां खाने वाले जानवर होते हैं, उनको हर्बीवर्स को काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है, काफ़ी ज़्यादा फूड मिलता है। बहुत ज़्यादा अगर हर्बीवोर्स हो जाएगा, यानी कि अगर हमेशा सिर्फ हिरन ही होगा, तो वो क्या करेगा, सारा फूड को खा जाएगा, सारा पत्ते को खा जाएगा। जब सारा पत्ता को खा जाएगा तो पेड़ बचेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए सब चीज़ का बैलेंस बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बहुत ज़्यादा डियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हिरन हो जाएगा, तो शेर को भी बढ़ना पड़ेगा, और फिर शेर उसको खा के कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देते हैं। 1920s के आसपास में क्या हुआ, कोई एक जगह था, वहाँ पे बहुत सारे नहीं, 1920s नहीं, 1600 के आसपास, यानी कि आज से 400-500 साल पहले ब्रिटेन के लगभग में एक जगह था, वहाँ पे बहुत सारा जो है वो रैट होना शुरू हो गया। ठीक है, बहुत सारा रैट्स हो गया। तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ 2.5 लाख जो चूहे थे उसको मार दिया। जब 2.5 लाख चूहे को मार दिया गया तो बिल्ली जो थी वो भी मरना स्टार्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बिल्ली जो है वो चूहे को खाती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अगर एक कोई वैरायटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारा इकोसिस्टम काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब डिकम्पोजर्स का मेन यहाँ पर काम ये हो जाता है कि वो न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई सॉइल में करता है, और सॉइल से फिर प्लांट में आता है, जिससे प्लांट जो है वो बढ़ सकता है। इसलिए फॉरेस्ट को हम लोग डायनेमिक लिविंग एंटिटी कहते हैं। डायनेमिक लिविंग एंटिटी जो कि फुल ऑफ लाइफ है, और इसमें वाइटैलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब बच्चे लोग सुबह में गए थे, सुबह से हो गया दोपहर, तो वो चाह रहे थे कि अब हम लोग घर जाएंगे। ठीक है, तो घर जाने के लिए जब वो रेडी हुए तो टीबू ने बताया कि चलो हम लोग दूसरे रास्ते से घर निकलते हैं। तो बच्चे लोग बोले, ओ माय गॉड, चलो चलते हैं। तो जब वो लोग जाना स्टार्ट किए तो उन लोगों ने देखा बहुत जगह रेन ड्रॉप्स था, और वो डायरेक्टली फ्लोर को हिट कर रहा था, फॉरेस्ट फ्लोर को हिट कर रहा था। यानी कि अपर मोस्ट जो लेयर था कैनोपी का, वो ऐसे देखो, इस प्रकार से ये हमारा कैनोपी था। ठीक है, पानी यहाँ से पड़ रहा है तो इसका पत्ता उसको डाइवर्ट कर रहा है, इस प्रकार से देखा उन्होंने। ठीक है, अब देखने के बाद ये समझ में आया कि बहुत सारा जो पेड़ का पानी था वो ब्रांच से आ रहा था, और वो स्टेम से आ रहा था, और लीव से आके वो अलग अलग जगह पे श्रब्स और हर्ब्स में धीरे धीरे पहुंच रहा था। लेकिन ग्राउंड जो है वो अभी भी ड्राई था। आधा घंटा से पानी हो रहा था, पानी पड़ रहा था, लेकिन ग्राउंड जो है वो भर नहीं पाया, ग्राउंड अभी भी ड्राई था। उसके बाद पानी छूट गया तो देखा गया कि जो लेयर ऑफ डेड लीव्स था नीचे में, वो बहुत ज़्यादा अब भीग चुका था। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बारिश हुआ, बारिश से वो नमी आया। ठीक है,
लेकिन वाटर जो है फॉरेस्ट में एक जगह कहीं पर नहीं रहा, वो बह के निकल गया, ठीक है, कहीं पर वो स्टैग्नेंट नहीं रहा। तो बूझों ने सोचा अगर इतना बारिश हमारे शहर में होता तो अभी के डेट में जितने भी नाले हैं, जितने भी रोड्स हैं, उसमें पानी भर गया रहता। लेकिन इतना बारिश होने के कारण भी यहाँ पेड़ में फ्लड क्यों नहीं आया? तो प्रोफेसर अहमद ने कहा कि फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल एब्जॉर्बर होता है रेन वाटर का। जितने भी रेन वाटर होते हैं वो सब सॉइल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर फ्लड नहीं आता है और सारे पानी ऊपर में हम लोगों को नहीं दिखता है। इससे क्या होता है, वाटर टेबल मेंटेन रहता है, और जब वाटर टेबल मेंटेन रहता है तो पानी की कमी नहीं होती है। फॉरेस्ट सिर्फ फ्लड को कंट्रोल नहीं करता बल्कि पानी के फ्लो को भी मेंटेन करता है, और जो छोटे छोटे झरने होते हैं इससे हमेशा 12 महीना पानी आते रहता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ अगर फॉरेस्ट नहीं रहेगा, अगर ट्रीज़ नहीं रहेगा, तो जो रेन वाटर है वो डायरेक्टली ग्राउंड को हीट करता है, और जो अगल बगल का एरिया है उसमें फ्लड आ सकता है, उसमें बाढ़ आ सकता है। इसलिए आप देखो जो शहर वाला एरिया है वहाँ पर ट्री की कमी है, इसलिए डायरेक्ट बारिश होता है तो वहाँ पे फ्लड भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर तेज़ बारिश होगा तो सॉइल इरोज़न भी होता है, और सॉइल इरोज़न नॉर्मली तब होता है जब ट्रीज़ नहीं हो। क्या होता है ना, ट्री का जो रूट है वो सॉइल को बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है, और इसलिए सॉइल पानी के साथ नहीं बह जाता। अब चिल्ड्रन ने समझ गया, बच्चे लोग समझ गए कि अच्छा ऐसा ऐसा कहानी है, तो फिर वो टीबू के विलेज चले गए। वहाँ पर आधा घंटा उन्होंने बिताया, 1 घंटा उन्होंने बिताया। जो विलेज का वेदर था वो बहुत अच्छा था। विलेजर्स ने बताया कि इसलिए होता है क्योंकि उनके आसपास में सिर्फ पेड़ है और फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट के कारण अच्छा खासा बारिश हो जाता है। जो हवा है वो भी बहुत अच्छा रहता है, पॉल्यूशन नहीं होता है, और फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं है ना, हाईवे नहीं है। तो इसलिए फिर बच्चों ने समझा कि विलेज का हिस्ट्री क्या है। तो उन लोगों को ये जान के हैरानी हुई कि विलेज और एग्रीकल्चर फील्ड जो है जिस पे खेती बाड़ी होता है वो आज से बहुत साल पहले, लगभग 60 ईयर्स अगो, वो फॉरेस्ट को काट के ही ये विलेज बनाया गया था। तो टीबू के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने बताया कि जब वो यंग थे, यानी कि उनके ग्रैंडफादर जब वो यंग थे तो वो विलेज इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा आज के डेट में है, और ये तभी फॉरेस्ट से भी कनेक्टेड था। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे रोड्स बन गए, बिल्डिंग्स बन गए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया है ना, और बहुत सारा चूँकि पॉपुलेशन बढ़ गया इसलिए बहुत सारा वुड का भी डिमांड बढ़ गया, और इसलिए फॉरेस्ट भी कटना स्टार्ट हो गया। और उनके जो दादाजी थे वो काफ़ी ज़्यादा इससे खुश नहीं थे, क्योंकि फॉरेस्ट उनका बहुत ज़्यादा प्यारा था, और हम लोगों ने देखा है कि फॉरेस्ट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स होने के कारण ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग किया जा रहा है एनिमल्स के द्वारा, पेड़ को बिना कुछ जाने पेड़ को काटा जा रहा है। प्रोफेसर अहमद ये सब सुनते गए और उन्होंने कहा कि अगर हम में थोड़ा सा भी अक्ल है, अगर हम लोग सच में इंसान हैं और हम लोगों को आगे जीना है, तो हम लोगों को फॉरेस्ट बचा के रखना होगा, वरना हमारा इन्वायरमेंट तो ख़राब होगा ही होगा, साथ ही साथ हम लोग भी ख़त्म हो जाएंगे आने वाले समय में। अब प्रोफेसर अहमद ने कहा बच्चों से कि आप लोग अब फॉरेस्ट को देख लिए, फॉरेस्ट चले गए, घूम लिए, अब आप फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस बताओ। तो सारे चिल्ड्रन ने लिखा कि फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस विथ ऑक्सीजन, दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, फॉरेस्ट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल। फॉरेस्ट से क्या क्या होता है, ऑक्सीजन देते हैं फॉरेस्ट में, बहुत सारे जानवर और पेड़ को वो संरक्षण देते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट होने के कारण रेनफॉल अच्छा होता है, मेडिसिनल प्लांट्स उससे मिलता है, हम लोगों को लकड़ी मिलता है, और बहुत सारे हमको फॉरेस्ट से प्रोडक्ट्स भी मिलता है। इसलिए हम लोगों को फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्राफिकल ये दिया हुआ, देखो यहाँ पे पहला नंबर पे ये बताया जा रहा है कि अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इन गाड़ियों से निकल रहा है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ जाएगा और इसलिए अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। दूसरा नंबर में बताया जा रहा है कि अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो
ट्रीज़ और प्लांट अगर नहीं रहेंगे तो एनिमल को शेल्टर नहीं मिलेगा। देखो बर्ड का ये शेल्टर था, हम लोगों ने इसको काट दिया तो बर्ड अब यहाँ पर नहीं बचा, इसलिए ये लोग भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो फ्लड्स बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि सॉइल के पास अब पानी रखने का कैपेसिटी नहीं बचेगा। ठीक है, चौथा नंबर में ये बताया जा रहा है डिफॉरेस्टेशन अगर हो जाएगा तो हमारा इन्वायरमेंट और हमारा लाइफ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होगा। अब आपको बताना है कि हम लोग फॉरेस्ट कैसे बचा सकते हैं, साथ ही साथ आपको कैनोपी, क्राउन, डिकम्पोजर्स, डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमस रीजनरेशन, सीड डिस्पर्सल, सॉइल इरोजन, अंडर स्टोरी, ये सब के बारे में डिस्क्राइब करना है अपने कॉपी में कम से कम 3-3 सेंटेंसेस में। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।